देखिए दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस 26 अक्टूबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आए हैं और समझेंगे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं और कहाँ से क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आगामी एग्जाम में 2023 में जो हमारी भर्ती आने वाली है उसमें क्वेश्चन हमारे किस तरीके के आएंगे। तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आया था 150, 225 और 375 का मासापा कितना होगा। मासा पूछा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया दोस्तों, 150, 225, 375 का मासापा कितना होगा। तो इसके मासापा निकालने के लिए जो हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या कॉमन लेके चलते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होती है वही हमारी क्या होती है, मासा होती है। ये 150 है, ये 225 है, 375 है। दोस्तों समी में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 25 पहले कॉमन दिख रहा है। तो 25 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ 25 कॉमन लेंगे 9 बचेगा, यहाँ 25 एकम 25 और 12 बचेंगे, 25 25 25 पंजे 125। तो सभी में क्या कॉमन अभी है, 3 और कॉमन हमको मिल रहा है। तो 25 गुणे 3 हमारा मासा कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आंसर हमारा मासा कितना आ जाएगा, 75। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो किससे विभाजित करना है, 24 से। तो देखो दोस्तों, 24 का नियम क्या होता है, जो संख्या 3 से कटेगी और 8 से कटेगी वही संख्या हमारी 24 से कटेगी। ठीक है, तो 3 और 8, 3 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योगफल चेक करते हैं। संख्या के अंकों का योगफल चेक करते हैं। अंकों का योगफल, अगर संख्या का हमारा अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। और 8 का नियम क्या होता है, संख्या के अंतिम 3 अंक, कह सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, लास्ट के 3 अंकों से संख्या हमारी जो बनेगी, अगर वो 8 से कटती है तो पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करना है। पहले विकल्प में दिया गया है 4 और 4 8 और 7 15, 4 19 20, 3 से नहीं कट रहा है। देखो पहले विकल्प में हमारी संख्या क्या दी गई हैं, 14 7 44। दूसरा विकल्प हमारा क्या है, 28 8 56। तीसरा विकल्प हमारा क्या है, 43 976। और चौथा विकल्प हमको दिया गया है 57 528। दोस्तों चेक करेंगे, 4 4 8 और 7 15 और 4 1 5, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ 15 यहाँ तक तो कट रही है, आगे नहीं कटेगी। ऐसे 6 5 11, 11 8 19, 19 और 10, ये संख्या नहीं कटेगी। 7 और 6 13, 13 6 17, ये भी नहीं कटेगी। ये 2 अंक हमारे कट जाएंगे, 3 अंक कट जाएंगे, फिर भी 7 4 11 बचेंगे, फिर भी संख्या नहीं कटेगी। तो क्या करना है, जब 3 संख्या हमारी ये भी नहीं कटी, ये भी विभाजित नहीं है, ये भी विभाजित नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर अपने आप ही चेक, क्योंकि 4 आंसर दिए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब हमको 4 ऑप्शन दिए हैं और 3 ऑप्शन आपके पहले से ही गलत हो चुके हैं, तो हम चौथे आंसर को चेक करने में समय खराब नहीं करेंगे, तुरंत ही इसको आंसर लगाएंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा अच्छा सा विचार करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि संख्या 164 को, संख्या कितनी है, 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित करना है, किया जाता है, तो छोटे भाग का मान कितना होगा। 32:9 के अनुपात में 164 को बांटना है, छोटा भाग बताना है। तो दोस्तों क्या करना, 32 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 41। तो हम इसमें 41 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये दोनों का योगफल दिया है। तो कितनी बार जाएगा हमारा, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 16। तो एक हिस्सा हमारा 4 का आ गया है, 4 9 हिस्सा कितना जाएगा, 36 का। छोटी संख्या पूछी गई थी, छोटा मान कितना होगा, 36। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। तो 600 में 522 अंकों की आवश्यकता होती है, 600 में 522। क्या करेंगे,
600 अंकों की मान लीजिए परीक्षा थी, 522 अंक आपको लाने हैं, तो कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी? कट ऑफ निकाल लेंगे, 6 का बस भाग देना है, 6 टू 48, 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42, 87%। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं और 8% से 5 वर्ष में बात हो रही है। तो क्या करना है, हम जानते हैं जब भी हमें साधारण ब्याज निकालना होता है तो समय और दर का गुणा करके हम ब्याज पता लगा लेते हैं। तो 8% से 5 वर्ष का निकालना है, 5 वर्ष का निकालना है, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 40%। तो जो धन दिया गया है उसका 40% हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। निकाल लीजिए, रुपये हमारे कितने दिए जा रहे हैं? 1980 का 40% आपको निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बस 198 में 4 का गुणा करना था। अगर यहाँ 200 होते तो 4 का गुणा करते 800 हो जाते, यहाँ 2 कम है तो 800 में 8 कम रहेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 792। ठीक है, बस गुणा करना है 198 में 4 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके। देखो 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। अच्छा, 15% लाभ, किसी वस्तु को अगर लाभ पर बेचते हैं 100 में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। और 9% की हानि का मतलब हुआ 91% बेच देते हैं, 91% में। तो इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर हमारा कितना है? 768 रुपये है, 768 रुपये। तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ 15% का लाभ है, यहाँ 9% की हानि है। तो यहाँ 15% का लाभ है, यहाँ 9% की हानि है। जब एक लाभ हो एक हानि हो तो जोड़ लेते हैं, जो इनके विक्रय मूल्य का अंतर निकल आएगा। 15 और 9 हमारे हो जाएंगे 24। आपको 24% लाभ दिया गया है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। जब भी किसी का लागत मूल्य निकालते हैं या क्रय मूल्य निकालते हैं, हमें 100% का मान निकालेंगे। 768 गुणे 100 बटे 24, 24 को काट लेंगे, 24 दिया 72, 4 बचेंगे, 48 हो जाएंगे, 24 दूनी 48, आंसर कितना आ गया हमारा? 3200। ठीक है, उसका लागत मूल्य क्या है? 3200 रुपये। अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो हमें अंकित मूल्य दिया गया 1800 रुपये है, 2 छूटें दी जा रही हैं, 20% और 15%। तो जो 20% छूट है हमारी, उसको हम चेंज करेंगे पार्ट में, हमारा कितना आएगा? 1/5। अर्थात जो 5 वाली वस्तु है वो 4 में बेची गई है, और दूसरी हमारी छूट हमको दी जा रही है 15%। 15% को चेंज करेंगे 3/20 आ जाएगा हमारा, 3/20। जो लोग चेंज नहीं कर पाते हैं बटे में 100 लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 3, यहाँ 5 से काटेंगे 20, तो 20 में 3 छूट हो जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, इधर 20 पंजे हमारा कितना आ गया? 100, इधर कितना आ गया? 4 गुणे 17। ठीक, ये हमारा क्या है? ये बिक्री मूल्य है, और ये हमारा क्या है? लागत में अंकित मूल्य है। क्या दिया गया इसमें आपको? 1800 रुपये अंकित मूल्य दिया गया। 100 बराबर आपको दिया गया है 1800 रुपया, 100 बराबर 1800 है, 17 चौगु 68, यानी इसका मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? 1800, ये 100 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना? 1800 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बस 18 में हमको गुणा कर देना है 4 गुणे 17 का। क्या करेंगे? देखो 7 चौको 28, 8 मिलेंगे, 8 से 64, एक ही ऑप्शन दिया गया है, एक देखो 4, बाकी सही में 1202 है, 1230 है, 1179 है, तो एक ही ऑप्शन है 1224। हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा कितना आएगा? 1224। जरूरी नहीं हमेशा क्वेश्चन में संपूर्ण गुणा करना पड़े, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें बस इकाई अंक से ही आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ 8 चौक 32, 2 मिला, 2 सत्ते 14, क्या मिलेगा? 4। तो हम कह सकते हैं एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 4 दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन में दिया गया है साझेदारी से, पार्टनरशिप से। तोरसा ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने 2880 रुपये का निवेश कर दिया। कुछ महीने बाद यदि 12 महीने के अंत तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और तिरसा द्वारा 25/24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? तिरसा ने, देखिए दोस्तों क्या करेंगे इसमें, तोरसा ने रुपये लगाए थे 2250 रुपये, और
तिरसा ने कुछ समय बाद लगाए थे 2880 रुपये, लेकिन तोरसा ने कितने समय के लिए लगाए थे? 12 महीने के लिए। तिरसा ने कितने समय के लिए लगाए हैं? कुछ समय बाद शामिल हुए हैं, तो अभी इसका समय मालूम नहीं है, लेकिन जो लाभ हमको मिला है वो 25:24 के अनुपात में बांटा गया है। 25 हिस्सा मिला है तोरसा को, जबकि 24 हिस्सा मिला है तिरसा को। तो क्या करेंगे दोस्तों, बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसका समय मान लीजिए थोड़ी हमारा 22 समय है, तो 22 का मान निकालेंगे, 22 इधर पहुँच जाएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 2250 गुणे 12 गुणे ऊपर चले जाएंगे 24, और बटे में हमारा कितना लिखा हुआ है 2880 गुणे 25। इसको हल कर लेंगे, 24 से काटेंगे, 24 से कम 24, 4 बचेंगे, 48 होंगे, 24 दूनी 48, 12 से 12 कट जाएंगे, 25 नंबर 225, आंसर आ गया 9 माह। ठीक है, तो तिरसा ने कितने समय के लिए निवेश किया था? 9 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे रही। दो तरफा यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी थी? तो दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो उसने औसत गति पूछी है। अपने घर से साइकिल द्वारा पहले जाती है और फिर उतनी ही दूरी वापस आती है। जब मान लीजिए यहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक जाना था, जब जाना था तो 15 की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापस आना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखो दोस्तों, जब दूरियाँ हमारी समान होती हैं तो हम बिना फॉर्मूला के भी निकाल सकते हैं। वैसे अब चाहो तो आप 2x/y लोग बता देते हैं, उसको x+y से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसको हमेशा यूज करें। 2 दूरियाँ हों, 3 दूरियाँ हों, 4 दूरियाँ हों, यहाँ 2 चालें दी गई हैं, 15 से गए हैं, 10 से वापस आए हैं। जब चालें ज़्यादा दी जाती हैं तो थोड़ी समय लगेगा आपको निकालने में। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 15 से जाना है और 10 से वापस आना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30। तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी जाने वाली कितनी है 30 है। 15 की स्पीड जा रहे हैं तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, और 10 की स्पीड से वापस आएंगे तो 3 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक, आने जाने में समय हमारा कितना लगेगा 5 घंटे। 30 किलोमीटर जाना था, 30 ही किलोमीटर वापस आना है, तो 30 में 2 को गुणा कर देंगे और घंटे कितने लगे हैं 5 का भाग कर देंगे, कितना आ गया 6। तो 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो जाएगी औसत चाल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान समझना इस चीज़ को। जब दूरियां हमारी समान होती हैं तो हम क्या करेंगे, जितनी चालें दी जा रही हैं सबका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 2 चालें हमारी हैं तो 2 गुणा करेंगे, अगर 3 चालें होती हैं तो 3 गुणा करते, ठीक, और उनके घंटे निकाल करके भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, यदि x अनुपात 9 समानुपात 5:y हो तो x/y का मान क्या होगा? x/y का मान पूछा है, क्या करना है? हम जानते हैं कि नियम होता है पहले का और अंतिम में गुणा करते हैं, बीच वाले का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ x/y बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 45। सीधा सीधा आंसर था हमारा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? ब्याज पूछा गया, 800 रुपये हमको धन दिया गया, 10% दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रही है। ठीक है, 10% हमारा धन है। अगर आप जैसे हमने आपको बताया था 10% से 2 साल में हमारा ब्याज कितना हो जाता है चक्रवृद्धि 21%। अगर इस तरीके से मालूम है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। कितना धन दिया गया है 800 रुपये, तो 800 रुपये का हमें क्या निकालना है 21% निकालना है। तो बस दोस्तों क्या करना है, सीधा सीधा 168 रुपया, बस हमारा सीधे सीधे ब्याज आ जाएगा। अगर आपको ये परसेंट डायरेक्ट नहीं याद है तो क्या करेंगे 10% को चेंज कर लेंगे, 10 से 11, 10% चेंज करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 11 हो जाएगा हमारा, पुनः 10 से 11। तो इधर हमारा हो गया मूलधन 100 रुपया, इधर हो गया 121। तो दोस्तों देखो ब्याज हमें कितना मिल गया यहाँ से, यहाँ 21। 100 बराबर आपको दिया गया था 800 रुपया, क्या गुना 8 गुना है 21 गुना निकाल दें, 21 का 8 गुना कर देंगे, 21 गुणे 8 कितना आएगा हमारा 168 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बेस्ट क्वेश्चन आ गया देखो इस पेपर का सुपर क्वेश्चन है। अगर पकड़ लिया क्वेश्चन तो बहुत सरल है, नहीं तो बहुत समय ले जाओगे। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम चैलेंज करते हैं यूट्यूब पर, जो जैसा हम करा रहे हैं शायद है आपको किसी भी यूट्यूब ने कराया हो, किसी भी कुछ में। देखिए बहुत सुपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, 9 पाइप, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है।
प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। भरने वाला भरता है इसको 24 घंटे में और खाली करने वाला खाली करता है इसको 18 घंटे में। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोल देते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। कितने घंटे में खाली हो जाएगा टैंक हमारा? 9 घंटे में। जब सभी पाइपों को खोल दिया है, पाइप हमारे 9 लगे हैं, 9 को 9 सभी को खोल देंगे, तब टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या है? खाली करने वाले पाइपों की संख्या पूछेगी दोस्तों। तो देखो क्या करना है, इसमें 9 पाइप लगे हुए हैं, 9 पाइप लगे हैं और 9 घंटे में ही टंकी खाली हो जाती है जब सभी को खोला जाता है तब। तो करना क्या है, ये भरने वाला पाइप है, जैसे मान लीजिए भरने वाले पाइप हमारे ए हैं, ए प्रकार के हैं, और बी प्रकार के पाइप हमारे खाली करने वाले हैं। समझना क्वेश्चन बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से। ये देखो, भरने वाले पाइप ए प्रकार के हैं और खाली करने वाले पाइप हमारे बी प्रकार के हैं। मान लीजिए अगर ए अकेला होता तो 24 घंटे भरेगा और बी अकेला उसको 18 घंटे में खाली करेगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे हमारी क्षमता इनकी क्या क्या है। 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 72। तो 24 × 72, 18 × 4 72। ये खाली करने वाला है, तो ये एक बार में 4 काम बिगाड़ेगा और जो ए है वो एक बार में 3 काम बनाएगा। दोस्तों क्या करना है, पाइप हमारे कितने हैं? 9। तो अभी हम क्वेश्चन को क्या मानते हैं, जैसे 9 के सभी पाइप अगर पानी भरने वाले होते तो 1 घंटे में पानी कितना भर जाता? 27। अगर सभी पाइप पानी बाहर निकालने वाले होते तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देंगे? 9 पाइप है, अकेला निकालेगा 4 लीटर, मान लीजिए 4 हिस्से में, तो 9 × 36 कितना निकाल देगा पानी? 36। लेकिन टोटल काम हमारे 72 हैं और 9 घंटे में टंकी खाली हो जाती है, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी हुई होगी? 8। 1 घंटे में कितने काम बिगड़ेंगे? 8। तो ना तो 27 काम हमारे बने हैं, न 36 काम बिगड़े हैं। 1 घंटे में काम हुआ कितना है? 8 घंटे, मतलब 8 हिस्सा खाली हुआ है। ठीक है, इसको हम कर देंगे एलिगेशन से। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जुड़ जाएगा। 27 और 8 35 हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ माइनस है तो हमारा अंतर हो जाएगा, 36 में से 8 जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका अनुपात बना देंगे। 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। इधर हमारे भरने वाले पाइप थे, तो भरने वाले हिस्से कितना आया? 4, और खाली करने वाले कितना आ गया? 5। टोटल पाइप हमारे कितने हैं? 9। तो 9 पाइपों को 4/5 में बांट देंगे, अर्थात 4 = 4 रहेगा। तो भरने वाले पाइप 4 हैं और खाली करने वाले पाइप हमारे 5 हैं। इसमें दोस्तों क्या पूछा गया था आपसे? खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है? तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, सुपर क्वेश्चन है इस पेपर का ये। चलिए आगे चलते हैं। देखो, सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है। सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिनों की आवश्यकता होती है। 35 दिन लगते हैं विवान को। अली 12 दिनों में इस भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। अली जो है व्यक्ति, वो इस रेत के भरे हुए गड्ढे को 12 दिनों में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? तीनों को एक साथ कराना है दोस्तों। ये हमारा खाली करने वाला है तो थोड़ा चिन्ह लगा लेते हैं, मान लीजिए काम बिगाड़ेगा। ये दोनों बनाएंगे, सब कैल्शियम हमारा कितना आ जाएगा? 14, 35 और 12। क्या कॉमन? सभी हमारा क्या कॉमन है? 14, 35 और 12। तो दोस्तों सभी से काटेंगे। देखो यहाँ पर हमारे 14 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 7, और यहाँ हो जाएंगे 7 × 5, और यहाँ हो जाएंगे 3 × 2 × 2। तो सभी में क्या कॉमन आ रहा है? देखो पहले 2 यहाँ पर 2 बार है, 2 × 2 लिख लिया। यहाँ 3 है, वो भी लेना पड़ेगा हमको। 5 है और 7 है। एलसीएम निकाल लेंगे, हमारा कितना आएगा? 5 दूनी 10, 7 × 21 दूनी 42, 420। तो लास्ट हमारा कितना हो गया? 420 करेंगे। 14 का भाग देंगे 420 में, इसकी क्षमता निकालेंगे तो 30 बार जाएगा। देखो 7 और 2 कट जाएंगे, 5 × 15 दूनी 30। ठीक, 35 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का भाग देंगे तो 35 बार जाएगा। ये 35 काम बिगाड़ेंगे, ये 12 बनाएगा, ये 30 बनाएगा। तो कुल मिला के जब तीनों लोग इकट्ठा काम करेंगे तो हमारा काम कितना हो पाएगा हमारा? 7। ठीक है, इसने 30 बनाई, इसने 12 बनाई, इसने 35 बिगाड़ दिए, तो कितना बचा हमारा? 7। तीनों लोग मिलकर के एक बार में 7 काम कर पाएंगे। 420 हमारे पास काम है, 7 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 7 × 42, 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है।
जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना घंटे लगेंगे। तो दोस्तों क्या करना, देखो जब धारा के साथ जाता है तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें जाना था धारा के साथ, शांत जल में आने जाने में उसे कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। तो जब अगर शांत जल में जाएंगी उसकी अपेक्षा अगर धारा के साथ बहने लगेंगे तो हम जल्दी से पहुँच जाएंगे, कुछ समय माइनस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर t-t हमें दिया गया है 7.5 घंटे, ठीक है, और नीचे वाले में t+t दिया गया है हमको 10.5 घंटे। तो जब हम शांत जल में निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 2t बराबर कितना आएगा 10 और 7 17 और 1 18, ठीक। तो दो तरफा यात्रा के दौरान कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है 9 सेकंड में एक खंभे को और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। दोस्तों प्लेटफार्म की लंबाई पूछी गई है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या खंभे को पार करती है तो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर चलती है। 9 सेकंड में अगर खंभे को पार किया है इसका मतलब है रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई को 9 सेकंड में पार कर लिया होगा। और 29 सेकंड में प्लेटफार्म को पार किया है इसका मतलब है 29 सेकंड में प्लेटफार्म और अपनी लंबाई दोनों लंबाइयों को पार किया होगा। तो हम कह सकते हैं केवल प्लेटफार्म की लंबाई को चलने में से केवल 20 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल दी 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितना आएगा हमारा 5/18, चेंज कर लेंगे इसको फटाफट। और जो भी हमारी चाल आएगी उसको हम कितने सेकंड चला देंगे 20 सेकंड, क्योंकि 9 सेकंड में खुद को पार करती है ट्रेन और 29 सेकंड में प्लेटफार्म और ट्रेन अपनी लंबाई दोनों चलती है। तो हम कह सकते हैं 20 सेकंड में प्लेटफार्म की लंबाई तय होगी। चला लेंगे इसको फटाफट, बिंदी से ये पॉइंट हटा देंगे और 9 दूनी 18, 9 से काट देंगे, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 2 से 2 कट जाएंगी, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, आंसर आ जाएगा हमारा 375 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7/16 और 7/48, 7/16 7/48 का योगफल कितना होगा। का योगफल पूछा है 7/16 और 7/48 का। शायद इससे सिंपल कोई सवाल इसमें दिया जाए विन्नो के रूप में। तो क्या करना है दोस्तों हमें, बस योगफल निकालना है तीनों दोनों का। तो यहाँ 48 है, यहाँ 16 है, इसमें 3 गुणा कर लेंगे, हर समान हो जाएंगे हमारे, ठीक। ये 21 है, ये 7 कितना हो जाएगा हमारा 28। थोड़ा काट लो इसको, 4 सत्ते 28, 12 चौको 48, 7/12। देखो सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने के योग्य है। 15, 25 और 35 इन तीनों संख्या से विभाजित होने जानी चाहिए। वो संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी गई। तो दोस्तों पहले क्या करना है, तीनों का लासा निकाल लेना है। तो हमारा लासा कितना आएगा, सभी में क्या कॉमन है हमारा 5, कितना बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 7, सबको गुणा कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमको लासा के रूप में। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 गुणा करेंगे 7 में तो 7 9 35 की 5 यहाँ से 3, 7 से 49 और 3 52, तो लास्ट हमारा आ गया 525। अब 525 में वो संख्या ढूंढेंगी, ऐसी संख्या ढूंढिए जो 525 से पूरी पूरी कट जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, उसमें हम भाग दे सकते हैं 525 का। तो लगभग देख लीजिए यहाँ भाग हमारा कितना जा रहा है, लगभग 2 बार से कम जाएगा, ठीक। अगर 500 है यहाँ पर 1000 होते 2 बार जा सकता था। तो अगर यहाँ पूरा 20 बार हम दे के देखते हैं तो 5 दूनी 1000, 10,000 हमारा हो जाएगा। तो एक कम बार भाग देते हैं, कितनी बार देंगे 19 बार, गुणा करके देखेंगे 19 पंजे 95 की 5 हासिल 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 47 की 7 हासिल 4, 19 पंजे 95 और 4 99, माइनस कर लेंगे। देखो अगर यहाँ 100 होते यहाँ 75 होते तो 25 बचते, कितने बचेंगे दोस्तों हमारा कितना बचेगा 24। क्या पूछा था उन्होंने, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों लास्ट हमारा कितना है 24, 24 को जाके इसमें से माइनस कर देंगे तो 9999 में से 24 घटा दीजिए, कितना आ गया हमारा आंसर, ठीक 9975। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 143 प्लस 14.3, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, प्लस 1.43 प्लस 0.143 और प्लस हमको करना है 0.0143। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। तो देखो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमको यहाँ लिखा है 143, पॉइंट के सीधे में जैसे यहाँ 0 लिख लो, पॉइंट के सीधे हमको पॉइंट रखना है कि ध्यान रखना है। आगे लिखा है 14.3, फिर पॉइंट के सीधे में पॉइंट रखना है 1.43। इसमें मुख्य नियम क्या होता है, दशमलव के सीधे में ही दशमलव आना चाहिए, 0.143। अगला है हमारा 0.0143, इनको जोड़ लेंगे, 3 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, 3 4 7 और 1 8, ठीक, 3 4 7 और 1 8, 4 1 5 और 1, कितना आंसर आ गया हमारा 158.8873। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें देखो मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन में इसमें विकल्प हमारा मैच नहीं हो रहा था। क्या क्वेश्चन था वो? उम्मीद है सरलीकरण तो आप लोग कर ही लेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो आप स्पीड से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए 48 भागित का चिन्ह है 35 माइनस 30, 31 माइनस 26 भागित 2 गुणा 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहले भाग हल करेंगे, 2 से काटेंगे, हमारा कितना आएगा 13, 13 चौको 52 माइनस 31। ठीक है, 31 में से माइनस 52 है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 21। आगे हमारा किसका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, गुणा किसका है 30, इसको सॉल्व करेंगे, 21 3 63 माइनस के 600, 30 और आगे माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, आगे लिखा हुआ हमारा 35, कितना बन गया 630 और 35 665, भाग हमारा है 48। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो देखो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, सब पूर्ण संख्या में दिया गया है, पूर्णांक में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंध दिए गए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैथ, रीजनिंग और दोनों में कह सकते हैं। वैसे मुख्यतः टॉपिक मैथ का होता है, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने सेट थ्योरी, तो वही संबंध में दिया गया है। एक वेन आरेख दिया गया है कन्नड़ भाषा का, इसको कन्नड़ कह दिया उन्होंने, और एक हिंदी भाषा का, इसको हमने हिंदी बोल दिया है, और एक तेलुगु भाषा का, इसको हमने टी बोल दिया है। ठीक है, एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण, टोटल व्यक्ति कितने हैं 1500 हैं, सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, केवल 2 भाषाएं। देखो 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये हिस्सा जो हमारा है, ये वाला हिस्सा, ये 2 हिस्सों का है, ये 2 भाषाओं का है और ये 2 भाषाओं का है। तो बस इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 150 और इसकी वैल्यू दी जा रही है हमको 100। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी जा रही है 150। तो दोस्तों इन तीनों को जोड़ लेंगे, 150 150 300 हो जाएंगे और 400। हमारा आंसर कितना आएगा, केवल 2 भाषाओं की जानकारी रखने वाले व्यक्ति कितने हैं 400। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, देखो सीबीएस पे एक और, इसमें पूछा गया था, नीचे दिए गए वेन आरेख कन्नड़, हिंदी और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। एक भाषा वाले कौन से हैं, ये जो स्थान बचा हुआ है, ये सिंगल वाला, ये वाला, ये स्थान क्या है, सिंगल भाषा वाला है, केवल एक भाषा वाला। तो यहाँ पर कितना दिया जा रहा है हमको 300,
यहाँ कितना दिया है हमारा 500 और लास्ट में दिया गया हमारा यहाँ पर 250। तो दोस्तों जब एक भाषा की बात करेंगे तो 300, 500, 800, 200, 1050, अंत कितना आएगा 1050। ये 1000 कौन से पुरुष हैं जो केवल एक भाषा का ज्ञान रखते हैं। ये 400 क्या थे जो केवल दो भाषाओं का, केवल शब्द का प्रयोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये केवल दो भाषाओं वाले हैं और ये केवल एक भाषा वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया इसी का, केवल 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो केवल 3 भाषा कौन सा स्थान है हमारा, ये वाला जो व्यक्ति हैं, ये वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं 3 भाषा वाले हैं। तो इनकी संख्या आपको क्या दी जा रही है, इनकी संख्या आपको दी जा रही है 50। सीधे जो उसने दिया है, जो सबका मान आपको दिया था, थोड़ा सा पूछा था केवल 3 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा और मिलते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था, कल हम करेंगे अगले वीडियो में सेकंड फर्स्ट का। ठीक है।